नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। खबर दोपहर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आजम खान को बड़ी राहत मिली है। आजम खान को मिली उबूरी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को ये उबूरी जमानत दी है। आपको बताएं कि आजम खान फिलवक्त सीतापुर जेल में है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, आजम खान को बड़ी राहत मिली है। आजम खान को उबूरी जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को ये उबूरी जमानत दी है। फिलहाल आजम खान सीतापुर जेल में है। आपको बताएं कि 88 मामलों में इससे पहले जो है वो जमानत मिल चुकी है, लगातार कार्रवाई हो चुकी है। और ये जो मामला है, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सब तबसरा भी सामने आया था। और अब इस वक्त की ये सबसे अहम खबर कि आजम खान को उबूरी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को ये उबूरी जमानत दी है। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में है। तो जिस तरह से लगातार इस अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट हम दे रहे थे, और हमारे साथी सुशील पांडे लगातार हमारे साथ मौजूद रहे थे, जिन्होंने सुबह ही बताया था कि आज ही बेहद अहम फैसला आने वाला है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सब तबसरा भी किया था। आजम खान को जिस तरह से लगातार कई मामलों में जमानत मिल चुकी है, तकरीबन 88 मामलों में इससे पहले आजम खान को जमानत मिल चुकी है। और अब ये जो मामला है, इस मामले को लेकर एक बड़ा तबसरा भी सामने आया था। तो रामपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के मामले में ये उबूरी जमानत मिली है। तो आजम खान को बड़ी राहत, उबूरी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को ये उबूरी जमानत दी है। फिलहाल आजम खान सीतापुर जेल में है। बेहद अहम खबर, बाकायदा जमानत के लिए आजम खान मुताल्लिका अदालत से रुजू हो सकते हैं, ये कोर्ट ने कहा है। साथ ही बाकायदा जमानत का फैसला होने तक उबूरी जमानत बरकरार रहेगी। तो बेहद अहम खबर, आजम खान को उबूरी जमानत मिल गई है। तो आजम खान को ये जो जमानत मिली है, इस मामले पर लगातार नजर बनी हुई थी। और ये इस मामले को लेकर कोर्ट ने सब तबसरा भी किया था। और इसके बाद लगातार ये अहम कार्रवाई जो हो रही थी, उस पर नजर बनी हुई थी। और अब ये खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को उबूरी जमानत दे दी है। फिलहाल आजम खान सीतापुर जेल में है। क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, किस तरह से पूरा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल ये बड़ी खबर, आजम खान के लिए बड़ी राहत की खबर कि आजम खान को इस केस में भी उबूरी जमानत मिल गई है। फिलहाल आजम खान सीतापुर जेल में है। इससे पहले 88 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। अब इस मामले में भी रामपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के मामले में ये उबूरी जमानत आजम खान को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाकायदा जमानत के लिए आजम खान मुताल्लिका अदालत से रुजू हो सकते हैं। बाकायदा जमानत का फैसला होने तक उबूरी जमानत बरकरार रहेगी। काफ़ी अहम कि बाकायदा जमानत मिलने तक ये जो उबूरी जमानत है, ये आजम खान की बरकरार रहेगी। तफसीलात के लिए लगातार हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी सुशील पांडे लगातार सुबह से ही हमारे साथ मौजूद थे। इस बेहद अहम मामले पर भी उनकी नज़र बनी हुई थी। चलिए सीधे रुख करेंगे हम लखनऊ का। हमारे साथ लखनऊ से हमारे साथी तारिक कमर भी मौजूद है। तारिक, बेहद अहम खबर है ये, और लगातार इस अहम खबर पर सभी की नजरें लगी हुई थी। और लगातार जिस तरह से कोर्ट का बयान भी सामने आया था कि 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है, अब इस मामले में क्या कुछ होता है, आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे। हाँ देखिए, पूरे मुल्क की निगाहें, पूरी रियासत की निगाहें इस पर इसलिए लगी हुई थी
कि जाहिर है कि एक साबिक वजीर का, बड़े वजीर का मामला था और जिस अंदाज से मुकदमे उनके ऊपर कायम किए जा रहे थे, मुसलसल कायम किए गए गुज़िश्ता सालों में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक तशवीश का माहौल जरूर था। और देखिए तशवीश अभी भी बनी हुई है, लेकिन ये बात भी बहुत अहम है ना कि चाहे वो जमहूरियत पसंद इंसान हो या लीडर्स हो, कोई भी हो, उन्होंने सबने, आजम खान ने, उनके अहले खाना ने बार बार यही कहा कि हमें अदलिया पर पूरा यकीन है। और बिलखुसूस जब अदालत के यकीन की बात की जाती थी तो ये एक यकीन मुस्तहकम होता था कि इंसाफ की राहें जरूर हमवार होंगी, और ऐसा ही अब जो है राहें हमवार हो चुकी हैं, तकरीबन अबूरी जमानत मिली है। तो देखिए अब ये जो लोग अदालत पर तनकीद करते हैं, तंज करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ मामले बड़े नाजुक हसास होते हैं जिसमें कहीं कुछ ताखीर भी हो जाती है। लेकिन अब ये जो पेशरफ्त हुई है इसको लेकर एक जो खरोश है, कई लोगों में हमारी बात की हुई है, आप रामपुर की बात हुई और लखनऊ के कई सियासी लीडरों से भी बात हुई, तो उन्होंने यही कहा है नहीं कि आजम खान ने बार बार यही कहा, उनके अहले खाना ने बार बार यही कहा कि हमें अदलिया पर पूरा यकीन है। और देर आया दुरुस्त आयत के मिज़दाक जी तारिक पूरी जो क्या कुछ अदालत ने कहा है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। उसके ताल्लुक से हम अपने साथी सुशील पांडे से भी लगातार रब्ता करने की कोशिश करें। आपसे हम थोड़ा सा सियासी मंजरनामा जानना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी को लेकर कई बार ये आवाज़ें कही गई थी कि वहाँ से जो है वो सही तरह से इस बात को लेकर पेशरफ्त नहीं हो रही। तारिक हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सुशील पांडे मौजूद हैं। सुशील, बेहद अहम खबर है, तफसीलात चाहेंगे आजम खान के ताल्लुक से। जी देखिए, साफ तौर से आजम खान को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आजम खान पर जो मामला दर्ज था वो 2020 में एक फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी के एनओसी देने का मामला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तरफ से ये जब दलील दी गई और ये कहा गया कि चूंकि इस मामले से संबंधित 3 लोगों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है और निचली अदालत में अभी इससे संबंधित मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, और ऐसे में जो 89वां मामला है जिसमें आजम खान को आरोपी बनाया गया है, उनको फिलहाल अभी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। ऐसे में उनको फिलहाल इस मामले में जमानत न देने का कोई आधार नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को रिकॉर्ड पे लिया। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की अंतरिम जमानत का जमकर विरोध किया गया। उनकी तरफ से यह कहा गया कि चूंकि आजम खान एक आदतन अपराधी हैं, उनके खिलाफ जब वो सत्ता में थे तब भी मुकदमा दर्ज था, और ऐसे में उनको जमानत अगर दिया जाएगा तो जो गवाह हैं उनको फिलहाल वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चूंकि उनकी राजनीति पैठ बहुत ज्यादा है, लिहाजा उनको जमानत ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर सवाल भी खड़े किए और यह कहा कि जब इस मामले में 2020 में आजम खान के ऊपर मुकदमा दर्ज था तो 2 साल के बाद अचानक इस मुकदमे में जांच कैसे आगे बढ़ गई और शिकायतकर्ता अचानक ट्रायल की मांग कैसे करने लगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलों को सुना, कपिल सिब्बल को सुना, उसके बाद आज अपने जो असीमित अधिकार सुप्रीम कोर्ट का था आर्टिकल 142 के तहत प्रयोग करके आजम खान को एक बड़ी राहत दी है। चूंकि आजम खान लगभग 2 साल से सीतापुर जेल में हैं, तो अब उम्मीद यह की जा सकती है कि अब आजम खान इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि निचली अदालत में उनको जमानत अर्जी दाखिल करनी होगी और तब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फिलहाल अंतरिम जमानत दी गई है वो फिलहाल कंटिन्यू जारी रहेगा। जी सुशील, आपसे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट जानना चाहेंगे कि अभी तो ये बात हुई है कि ये फैसला आया है, लेकिन पूरा प्रोसीजर होने में कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि आप कानूनी मामलों को देखते हैं, इसलिए ये आपसे जानना चाहते हैं। जी देखिए, फिलहाल अगर प्रोसीजर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की कॉपी फिलहाल जब वेबसाइट पर अपलोड होगी या सुप्रीम कोर्ट के जो संबंधित वकील हैं कपिल सिब्बल को उनको मुहैया कराई जाएगी, तो इस रिपोर्ट की कॉपी फिलहाल जिस सीतापुर जेल में वो बंद है वहां के जिला सुप्रिंटेंडेंट को भेजी जाएगी। चूंकि जेल मैनुअल में एक लंबा कागजी कार्रवाई होता है जिसमें संबंधित जो कैदी होता है उस तक ये जानकारी दी जाती है। 2 साल से फिलहाल आजम खान उस जेल में बंद है, तो इस तमाम चीजों का एक लेखा जोखा तैयार किया जाएगा जेल मैनुअल के आधार पर। जेल सुप्रिंटेंडेंट इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, तो उम्मीद यह है कि लगभग 5 से 6 घंटे फिलहाल आजम खान की रिहाई में जेल मैनुअल के आधार पर लग सकता है। उम्मीद यह की जा सकती है कि अगर आजम खान पर और कोई अलग से केस ना हो तो आजम खान आज शाम को 8 या 9 बजे के बाद कहीं ना कहीं जेल से बाहर निकल सकते हैं। जी सुशील,
तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम तफसीलात के लिए। लगातार इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और हमारे साथ तारिक कमर भी मौजूद हैं। तारिक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे, ये तो रही बात कि किस तरह से आजम खान को बड़ी राहत मिली है, उबूरी ज़मानत उनको मिली है, और अभी हमारे साथी सुशील ने बताया कि कब तक वो बाहर भी आ सकते हैं। हम आपसे सियासी पस मंज़र जानना चाह रहे थे, जिस तरह से लगातार खास तौर पर अखिलेश यादव को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे थे। देखिए, जो ये बहुत अहम सवाल है और इस सवाल के पीछे का जो मंजरनामा है वो बहुत तशवीशनाक भी है और अफसोसनाक भी है सियासी हवाले से। देखिए, अखिलेश पर ये इल्जाम लगता रहा है, समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगता रहा है कि उन्होंने एक पार्टी के एक सुतून की हैसियत रखने वाले अपने लीडर को नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए तहरीकें नहीं चलाई गई, उनके लिए बाकायदा कोई आवाज नहीं उठाई गई। और देखिए, तहरीकें और आवाज उठाने की बात नहीं बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली गई, और ये इल्जाम किसी हद तक सही भी हैं। जब तक पब्लिक का दबाव बना तब एक मरतबा अखिलेश ने उनसे मिलने की कोशिश की, वो मिले भी उनसे। लेकिन देखिए, एक सदावा लीडर जिसके जो मतलब गुज़िश्ता 9 साल से मुसलसल अपने 9 मरतबा असेंबली हल्के से कामयाब होकर आता है, एक ऐसा लीडर जिसके पास खासा वोट बैंक है, अगर उसको आप इस अंदाज से नजरअंदाज करेंगे कि पार्टी की सतह पर कोई तहरीक नहीं चला पाएंगे, उसके लिए रिहाई के लिए कोई बाकायदा मुनज़्ज़म कोई हिकमत अमली वजह नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं मायूसी होती है। और देखिए, सिर्फ अवामी सतह पर मायूसी नहीं थी बल्कि पार्टी के जो दूसरे मुस्लिम लीडर हों या संजीदा लीडर हों, उनमें भी मायूसी देखी जा रही थी ना। जी तारिक, और इसके बाद जो अब रद्द-ए-अमल सामने आएगा उस पर भी लगातार हम आपसे तमाम रिएक्शंस लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए तारिक कमर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, बेहद अहम खबर जिससे मुताल्लिक़ तमाम तरह हम आपको तफसीलात दे रहे हैं। सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे और तारिक कमर लखनऊ से मौजूद थे। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। और खबर दोपहर में एक और बेहद अहम खबर भी, ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कल 3 बजे समाअत करेगा। आज समाअत शुरू हुई तो हिंदू फरीक की पैरवी कर रहे वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा और समाअत मुलतवी करने की अपील की। अदालत उज़्मा ने इसके साथ साथ निचली अदालत की कार्रवाई पर भी जुमे तक रोक लगा दी है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली कल तक के लिए इस केस को एडजर्न कर दिया गया है। कल 20 मई को इस केस की पुनः सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद जो भी आदेश पारित किया जाएगा वो आप लोगों को पता चलेगा। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस अहम मामले पर, ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है, क्या कुछ और कहा है? देखिए हिना, सुप्रीम कोर्ट का में जो मामला था जिसकी समाअत जैसे ही शुरू हुई और उससे पहले ही विष्णु शंकर जैन जो हिंदू फरीक के वकील हैं और वो बनारस में भी मौजूद थे, पूरे सर्वे के दरमियान मौजूद रहे, तो उन्होंने ये कहा कि हमें एक दिन का वक्त दिया जाए ताकि हम अपना जवाब दाखिल कर सकें, तो इसलिए मामले की समाअत टाल दी गई है। हालांकि मुस्लिम फरीक की तरफ से फ़ौरन ही इस बात को कहा गया कि नहीं, मामले की आज ही समाअत होनी चाहिए, क्योंकि बनारस के सिविल कोर्ट में आज समाअत हो रही है। वहाँ पर एक दीवार गिराने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है, वहाँ पर जो बैतुल खला है वज़ू खाने के पास उनको हटाने के लिए कहा गया है और पूजा अर्चना की इजाज़त मांगने के लिए अर्ज़ी लगाई गई है। इस पर समाअत होने वाली है, तो लगातार वहाँ पर सुनवाई हो रही है, इसलिए आज ही इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल के लिए इस मामले को टाल दिया। और साथ ही साथ बनारस के सिविल कोर्ट के ऊपर भी सीधे तौर पर ये हुक्म जारी कर दिया कि वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई वो आदेश जारी नहीं करेंगे, कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे। तो सीधे तौर पर यह मामला अब कल के लिए टल गया है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखें, मुस्लिम फरीक जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था उसका साफ तौर पर कहना ये था कि सिविल कोर्ट के ज़रिए से चाहे वो वहां पर सर्वे कराने का हुक्म हो या फिर वज़ू खाने में जिस तरह से शिवलिंग होने का दावा किया गया उस पर एक ऑर्डर जारी करके बगैर मुस्लिम फरीक को सुने हुए प्रोटेक्ट करने की बात हो, ये तमाम बातें वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ले गए थे। वहाँ जो मस्जिद की इंतज़ामिया थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्योंकि उसको खारिज कर दिया था, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया था।
तो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम फैसला दे सकता था, लेकिन क्योंकि समाज टल गई है इसलिए ये फैसला कल आ सकता है। लेकिन कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की बातें हैं, क्योंकि लगातार जैसे ही इस मामले में पेशरफ्त हुई है, उसके बाद चाहे जामा मस्जिद का मामला हो या मथुरा की ईदगाह का मामला हो, हर जगह से कहीं पिटीशन दाखिल हो रही है, कहीं पर मूर्तियां होने के दावे किए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम फरीक का अगर डेवलपमेंट को देखें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मामले में मैदान में आ गया। उसने एक लीगल कमेटी बना दी है जो इस मस्जिद इंतज़ामिया की इस पूरे केस में मदद करने वाली है। तो फिलहाल ये मामला कल तक के लिए ज़रूर टल गया है, तो कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला दे सकता है। क्या जिस तरीके से ये कहा गया मुस्लिम फरीक के ज़रिए से ख़ास तौर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि बगैर कमिश्नर के सर्वे रिपोर्ट दाखिल किए हुए, हालांकि सर्वे को भी रोकने पर के लिए मुस्लिम फरीक चाहता था कि सर्वे ही ना हो पाए, क्योंकि 1991 का 1991 का वर्शिप प्लेस एक्ट है, उसकी बुनियाद पर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जो 15 अगस्त 1947 को जिस तरह से जो मंदिर, मस्जिद या दरगाह हैं या फिर चर्च हैं, गुरुद्वारे, जो इबादत गाहें हैं, जिनका जो स्टेटस है वो बना रहने वाला है, वो नहीं चाहता था कि सर्वे हो। लेकिन सर्वे रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की गई, सिर्फ एक दावे की बुनियाद पर जो ऑर्डर है वो पास कर दिया गया। तमाम बातें मुस्लिम फरीक जो है वो अदालत के सामने रखने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जो अगर देखें तो इस मामले को हिंदू फरीक साफ तौर पर ये कह रहा है कि मुस्लिम फरीक बहुत सारी बातें छुपा रहा है, वो वहाँ पर मौके पर मौजूद जो चीज़ें हैं उनकी बात नहीं कर रहा है। हालाँकि 1991 के 1991 के एक्ट की बात कर रहा है। तो ये तमाम बातें डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है क्या वाकई जो सर्वे है वो सर्वे होना चाहिए था, क्या सर्वे को सही मान लिया जाए। सर्वे रिपोर्ट भी आज भले ही बनारस के सिविल कोर्ट में पेश कर दी गई हो, लेकिन फिलहाल उसको जी खुर्रम, बहुत अहम बात आपने बताई है, कई अहम पॉइंट्स आपने यहाँ पर रखे हैं कि क्या कुछ कहा गया है। आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि सर्वे रिपोर्ट की जो बात आ रही है, 6 और 7 मई को एक सर्वे हुआ था, उसके बाद अजय मिश्रा उसमें थे, उसके बाद 16 और 17 मई को भी एक सर्वे हुआ था जिसमें 2 लोग और शामिल किए गए थे। तो यहाँ पर अहम मुद्दा जो है यही हम समझना चाहेंगे कि रिपोर्ट जो है, कौन सी रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट जो है उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है। टेक्निकल थोड़ा सा समझाइए। देखिए, ये जो सर्वे हुआ है ख़ासतौर से जो 14 और 16 मई को जो सर्वे हुआ है जिस पर तमाम बवाल हुआ है, अब बात इतनी सीधी भी नहीं रही है, क्योंकि खुद अजय मिश्रा जो सर्वे कमिश्नर बनाए गए थे उनको एक शिकायत के बाद, और वो उन्होंने खुद इल्ज़ाम लगाया कि एक हिंदू वकील की शिकायत के बाद कि वो पक्षपाती रवैया अख्तियार किए हुए थे, उनको हटा दिया गया, वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे। जबकि दूसरे वकला हैं, दूसरे जो 2 कमिश्नर बनाए गए थे उनके एडिशनल, वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। आज वो रिपोर्ट जो है अदालत को वो दे सकते हैं। तो बहरहाल अब मामला इतना सीधा नहीं रहा, अब क्योंकि इस पूरे सर्वे की प्रक्रिया पर ही, क्योंकि अदालत के जरिए से एक कमिश्नर को हटा करके सवाल खड़ा कर दिया गया है, तो सर्वे रिपोर्ट पर भी एक कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन जो है मुस्लिम फरीक की तरफ से रहने वाला है। लेकिन सर्वे क्यों हुआ, कैसे हुआ, और 1991 का जो एक्ट है उसके बावजूद सर्वे हो गया, और कितनी जगह सर्वे करने के लिए कहा गया था, तमाम चीज़ें, और सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये तमाम बातें अब अदालत में आने वाली हैं। फ़िलहाल सर्वे को लेकर के जो सवालात हैं मुस्लिम फरीक की तरफ से वो यही है कि सर्वे रिपोर्ट बगैर देखे कोई ऑर्डर पास कर दिया गया है, इसलिए पहले सर्वे पर ही रोक लगाया जाए, फिर वो सर्वे की रिपोर्ट जो है पब्लिक ना की जाए, उसको ना माना जाए। ये तमाम जो है इश्कालात हैं वो कानूनी तौर पर उठाए जाने वाले हैं। और इस सिलसिले में एक अहम बात और भी सामने आई है कि हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी, उन्होंने कहा है कि वो इस मामले में सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से अप्रोच कर सकता है पर्सनल लॉ बोर्ड, और उनको 1991 के एक्ट को लेकर के उनसे गुहार लगाएगा, उनसे अपील करेगा कि इस एक्ट को बनाने में अपोजिशन पार्टियां भी मुत्तफिका तौर पर शामिल थीं, तो इसके बावजूद ये तमाम कार्रवाई क्यों हो रही है। हालांकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा है कि वो हमारे वज़ीर आज़म से और वज़ीर दाखिला अमित शाह से उनसे भी गुफ्तगू करने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये मामला क्योंकि काफ़ी हाई वोल्टेज हो गया है, यही वजह है कि अब ये मामला पूरे तौर से गर्माता जा रहा है।
और तमाम सवालात जो हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट पर इस पूरे मामले को लेकर निगाहें बनी हुई हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मुकदमे का फैसला देते वक्त 1991 के एक्ट का जिक्र किया था, उसका हवाला भी मुस्लिम फरीक लगातार दे रहा है, लेकिन हिंदू फरीक ये चाहता है कि उसको पूजा का हक मिले, उसको इबादत का हक मिले, क्योंकि उसकी आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब खुर्रम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि कल से बहुत सारे जो दानिश्वर हैं, उलमाए कराम हैं, उनकी तरफ से भी बयानात इस तरह के आ रहे हैं कि गैर ज़रूरी बयानबाजी से बचा जाए, किसी तरह के भी जो मुश्तइल बयान हैं उनको देने से भी बचा जाए और ना ही इस तरह का कोई रिएक्शन दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है इस तरह के माहौल को देखते हुए। चूंकि आपकी वहाँ लगातार लोगों से बात होती रही है, इसलिए आपसे इस मामले की हम ज़रूर किसने क्या कहा है वो जानना चाहेंगे। देखिए, इस सिलसिले में जमीयत उलमा महमूद मदनी ग्रुप की तरफ से बाज़ाब्ता एक अपील जारी की गई है महमूद मदनी की तरफ से, और ये कहा गया है कि इस मसले को सड़कों पर ना लाया जाए, क्योंकि बाबरी मस्जिद तनाज़े में ये मामला सड़कों तक पहुंच गया था और एहतजाज हुए थे। यहाँ तक कि दिल्ली के बोट क्लब पर भी यहाँ पर बहुत बड़ा 5 लाख मुस्लिम्स की तरफ से एहतजाज दर्ज कराया गया था। उसके बाद से ये मामला जो है कौमी सतह पर बड़ा होता चला गया और बिलाखिर उस मामले में जो है मुस्लिम जो दानिश्वर हैं वो ये मानते हैं कि नुकसान हुआ है। तो इस मामले को बाबरी मस्जिद मामले की तरह जो है सड़क पर ना लाया जाए, और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि टीवी डिबेट्स में भी शामिल होने से बचा जाए, गैर ज़रूरी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। दरअसल अगर देखें तो मुस्लिम तंजीमें ये मान रही हैं कि जो मुल्क के मौजूदा इशूज हैं, जैसे जी खुर्रम, तो लगातार इस बेहद अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात जो लगातार आप सुबह से हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, बेहद अहम मालूमात के लिए। एक और बेहद अहम खबर, टेरर फंडिंग मामले के ताल्लुक से यासीन मलिक कसूरवार करार दिए गए हैं। 25 मई से सजा के तयन पर बहस का आगाज होना है। तो टेरर फंडिंग मामला, यासीन मलिक कसूरवार करार, 25 मई से सजा के तयन पर बहस का आगाज होना है। तो बेहद अहम खबर टेरर फंडिंग मामले के ताल्लुक से, जिसमें यासीन मलिक कसूरवार करार दिए गए हैं। 25 मई से सजा के तयन पर बहस का आगाज होना है। तो टेरर फंडिंग मामले के ताल्लुक से इस वक्त की सबसे अहम खबर, यासीन मलिक कसूरवार करार। 25 मई से सजा के तयन पर बहस का आगाज होना है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, काफी अहम मामला है, तफसीलात चाहेंगे आपसे। देखिए, जिस तरह से इस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और यासीन मलिक को दोषी करार दिया गया। हालांकि इस मामले पर सजा कितनी होगी, इस मामले पर 25 मई को अगली बहस होगी। और जिस तरह से कोर्ट में पहले ही यासीन मलिक इस मामले पर अपनी तमाम जो दोष को जो है स्वीकार किया था, उसके बाद आज कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है और अगली जो सजा की तारीख मुकर्रर की गई है वो 25 मई। और कोर्ट ने एनआईए को कहा है कि वो यासीन मलिक की आर्थिक स्थिति का पता करे, यानी कितने पैसे का उसका लेन देन था, कितने उसकी प्रॉपर्टी है, कितनी उसकी चल और अचल संपत्ति है, उसके बारे में तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए बोला गया है। और कोर्ट ने यासीन मलिक को भी अपनी संपत्ति के बारे में एफिडेविट देने को बोला है। यानी कि कोर्ट जानना चाहती है कि यासीन के शब्दों में ही यासीन खुद अपनी तमाम चल और अचल संपत्ति, तमाम प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी संपत्तियों के बारे में एक एफिडेविट दे कोर्ट को और बताए कि उनकी कितनी कहां पर चल और अचल संपत्तियां हैं। जिस तरह से इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा तफ्तीश की जा रही थी, इसके साथ साथ अन्य दूसरी भी एजेंसियां इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन एनआईए के जो मामले थे उस एनआईए के मामले में तफ्तीश के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी और उसके बाद यासीन मलिक ने अपने तमाम जो अपराध है उसको उसने स्वीकार किया था। उसके बाद आज कोर्ट ने उस तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उसे दोषी करार दिया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उसके चल और अचल संपत्ति की अगर जानकारियों के बारे में जो बोला गया है, जो एफिडेविट मांगी गई है, हो सकता है कि इस मामले पे आगे जब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जब आगे की तफ्तीश करेगी तो हो सकता है कि उन तमाम संपत्तियों को अटैच करने का जो काम है वो किया जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं उन आतंकियों के खिलाफ जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं उसके खिलाफ उन तमाम धाराओं के तहत पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए एनआईए की कार्रवाई के साथ साथ
जिस तरह से ईडी की भी कार्रवाई चल रही है, तो हो सकता है कि ये तमाम जानकारियां ईडी को भी साझा किया जा सकता है। तो ये फिलहाल आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एनआईए से जुड़े तमाम तफ्तीश के मामले में यासीन मलिक को दोषी करार दिया है। शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार इस अहम मामले के तार जहां जहां भी जुड़े हैं वहां पर एनआईए की जो कार्रवाई थी वो लगातार जारी थी, छापेमारी हो रही थी और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर ईडी भी लगातार एक्टिव नजर आ रही थी। लगातार हम देख रहे थे कि इस अहम मामले को लेकर तमाम तर कार्रवाइयां हो रही थी। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी दोनों अलग अलग धाराओं के तहत इस मामले की तफ्तीश कर रही है। आतंकी गतिविधियों के मामले में किस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो इसमें एनआईए की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है और एनआईए उस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। तो उसमें यासीन मलिक समेत कई आतंकियों के खिलाफ एनआईए एक तरफ तफ्तीश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आगे की तफ्तीश कर रही है। तो उससे किस तरह से इस यासीन मलिक की अभी तक कितनी अचल संपत्ति है, कितने इसकी प्राकृतिक संपत्ति है, कितने ये खुद के द्वारा अर्जित है, तो एक तरह से ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यासीन मलिक को बाहर के जो मुल्क हैं वहां से भी काफी पैसे मिलते थे, आतंकी जो नेटवर्क है उसके माध्यम से भी उसको पैसे मिलते थे। तो उस मामले को जानने के लिए, समझने के लिए और आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट के द्वारा यासीन मलिक को कहा गया है कि उसके द्वारा ये एफिडेविट दिया जाए और बताया जाए कि यासीन मलिक खुद बताए कि उसकी कितनी चल और अचल संपत्तियां हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए एनआईए को बोला गया है कि आप अपने तरीके से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कीजिए और पता कीजिए कि यासीन मलिक की कितनी चल और अचल संपत्तियां हैं, जिससे कि ये खंगाला जा सके कि जो यासीन मलिक के द्वारा जो एफिडेविट दिया जाएगा वो सही या गलत है। जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। तो नाजरीन, हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथी शंकर आनंद थे जो कि तमाम तर तफसीलात बता रहे थे। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को कसूरवार करार, 25 मई से सजा के तयन पर बहस का आगाज होना है। हम सीधे रुख करेंगे मनोज कौल जी का। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये खबर आई है, इसके ताल्लुक से अब लगातार तफसीलात पर भी हमारी नजर बनी हुई है, क्या कुछ और डिटेल्स आपके पास? देखिए है ना, ये जो केस है ये 2017 का एक टेरर फंडिंग केस है जो एनआईए कोर्ट में यासीन मलिक के खिलाफ दायर किया गया था और उसके बाद 19 तारीख को ये बताया गया था कि यासीन मलिक ने ये कबूल किया है अदालत के सामने कि वो इस केस में मुलविस हैं। उन्होंने फंड इकट्ठे किए थे ताकि जो जिस तरह की एक्टिविटीज हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज को हवा दी जाए कश्मीर के अंदर। तो फिर उस दिन एक कोर्ट ने ये फैसला किया था कि 19 तारीख को इस पर दोबारा बहस होगी और उसके बाद ये जो है मामले को और आगे बढ़ाया जाएगा और ये फैसला सुनाया जाएगा कि आया वो इस केस में मुजरिम है या नहीं। और आज उन्हें मुजरिम करार दिया गया है, जैसा कि आपने बताया कि 25 तारीख को सजा पर बहस होगी थी। आखिर ये अब जो जुर्म उन पे साबित हुआ है कोर्ट की जानिब से, एनआईए का जो स्पेशल कोर्ट है, तो किस तरह की सजा उनको दी जाएगी वो 25 तारीख को बहरहाल फैसला सामने आएगा। जी, तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमारे साथ हमारे एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल भी इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, लगातार इस बेहद अहम मामले को लेकर हम तमाम तर तफसीलात हासिल करते रहे थे और अब आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि जिस तरह से तमाम तर जो कार्रवाई हुई है, एनआईए की लगातार कार्रवाई होती रही थी, मुख्तलिफ मुकामात पर छापेमारी भी जारी थी और ईडी की भी कार्रवाई लगातार जारी रही थी इस अहम मामले को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखें कि पिछले 2-1 साल से हमने देखा कि चाहे एनआईए हो या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, उनकी तरफ से लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और सबूत भी इकट्ठे किए गए और इसमें कुछ बिजनेसमैन और सेपरेटिस्ट लीडर्स शामिल हैं। वो कई लोग उनमें से जेल में भी अपनी सजा काट रहे हैं। और अभी जिस तरह का आज ये जो फैसला आया है, तो इससे ऐसा लगता है जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत हुई थी और जो डिफेंस एनालिस्ट है उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि ये जब इस तरह की का जो आज जो फैसला आया है कोर्ट की तरफ से, उससे डेफिनेटली जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान और बाकी जगहों से जो फंड इकट्ठा करके जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अफरा तफरी फैलाने की कोशिशों में मुलविस है, उनके खिलाफ ऐसा लगता है कि और कड़ी कार्रवाई होगी। अभी आगे ये देखना होगा कि ये जो
जो सजा है, जो यासीन मलिक को किस तरह की सजा दी जाएगी, और उसके बाद जो बाकी के लोग हैं जो जेल में भी बंद हैं, जैसे मैंने कहा, और कुछ और लोग जो अभी शायद एनआईए के राडार पर हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी कार्रवाई तेज होगी, है ना। जी मनोज, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है और आपसे हम थोड़ा सा ये भी पस मंज़र जानना चाहेंगे, जिस तरह से वहाँ लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं अमन अमान को कायम रखने के लिए, लगातार काम भी किया जा रहा है, उस समत में इस जो पूरी ये कार्रवाई अब जो हो रही है इसको काफ़ी अहम माना जा सकता है, क्योंकि यासीन मलिक ने इकबाल जुर्म किया था और उसके बाद ये जो तमाम तर छापेमारी होती रही, तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं तार जो हैं वो जुड़ते रहे, बहुत सारी अहमियत के हामिल इन तमाम चीजों को माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल है ना। अब देखें कि अगस्त 2019 के बाद इस तरह से कार्रवाई हुई है, जो हमने देखा कि जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, जो अलहदगी पसंद लीडरान हैं, और या उनके जो साथी हैं, जो हवाला के जरिए पैसा इकट्ठा करने में मुलविस पाए गए हैं, या जो इल्जाम है कि वो हवाला के जरिए पैसा इकट्ठा करते थे, उसके बाद जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की कोशिशों में मुलविस रहे हैं, उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई पहले से ही एनआईए की तरफ से जारी है और पिछले 2 साल में काफी कार्रवाइयां की गई हैं। अभी भी वो जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, और कई अभी कुछ दिन कबल भी। जी मनोज जी, तो लगातार इस बेहद अहम खबर से मुतालिक तमाम तर तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल जी, जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। शंकर आनंद से भी हमने इस अहम मामले को लेकर तमाम तर जो तफसीलात थी वो आप तक पहुंचाई हैं खबर दोपहर में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आदाब।